Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. वेग से नोटिस के पीछे, जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में भी अहम जो अमूर हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के भी अहम मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो जो गुज़िश्ता हफ़्ता था उसकी सबसे अहम ख़बर से करेंगे। हमने देखा कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात इन दोनों के दरमियान एक अमन मुआहिदा हुआ। जुमेरात के रोज़ जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमरीकी सदर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अमरीकी सालिसी के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल इस बात पर एग्री हो गए हैं कि वो एक अमन मुआहिदा करें। और इसके बाद जो ये दोनों ममालिक थे इनकी जानिब से भी बयानात सामने आए, मुआहिदे की तफसीलात सामने आई और जो मौक़िफ़ था वो यही था दोनों तरफ से कि इसका मकसद ये है कि जो ख़ित्ते में अमन है उसको बहाल किया जाए। हमने देखा मुख्तलिफ़ जो मज़ीद ताल्लुकात हैं दोनों के दरमियान उस हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं और आज जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो भी बहाल कर दिए गए हैं और अब दोनों ममालिक तेज़ी से जो मुआहिदा है उसको आगे बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पे एक बड़ी ख़बर है, बड़ा वाक़या है और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया। अगरचे जो अक्सर ममालिक हैं उनकी जानिब से तो इसको खुशाइंद करार दिया गया, लेकिन अहम मुस्लिम ममालिक जिनमें तुर्की शामिल है, ईरान शामिल है, उन्होंने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। बल्कि जो ख़ुद फ़लस्तीनी नुमाइंदे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, उनकी जानिब से भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। इसी हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो अहम पेशरफ्त हुई है क्या ये अचानक हुई है या ऑलरेडी जो बैकग्राउंड में इसके ऊपर काम हो रहा था, और ये भी कि मुआहिदा है क्या असरात होंगे इसके, ख़ास तौर पर जो ख़ित्ते की सियासत है उस हवाले से। बहुत खुशकिस्मती है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, मशरिक़ जो वस्ता है उसके अमूर के माहिर हैं। और उनके साथ ही मीर इकराम हुसैन साहब हैं, वो भी हमें टेलीफोन लिंक के ज़रिए से यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, सिग्नेचर टॉक का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा कि ये जो सारा वाक़या हुआ, हमने देखा कि जुमेरात के रोज़ सदर ट्रंप ने इस बात का ऐलान भी किया और फिर दोनों ममालिक की जानिब से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो सामने आईं। तो क्या ये अचानक से हुआ या ऑलरेडी जो कुछ बैकग्राउंड चैनल्स थे उनमें ये मामला चल रहा था और राब्ते मौजूद थे? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ये मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के जिसे तारीखी मुआहिदा करार दिया जा रहा है उसका ताल्लुक है, तो यकीनन ये पेशरफ्त जो है वो रातों रात नहीं हुई।
इसके पीछे बहुत तफसीली होमवर्क जो है वो मौजूद था और दोनों मुल्कों की तरफ से, और कुछ खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं उनकी सपोर्ट के साथ जो है ये बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो धीरे धीरे जो है वो परवान चढ़ती रही। और ता वक्त के डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्हें ये एजाज हासिल हुआ कि वो इस तारीखी माहदे का एक तय शरीकी कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है वो ऐलान करें और उसके बाद फलस्तीनियों को अमन का पैगाम दें और इसी तरीके से दुनिया को एक बार फिर उस अमन के शराब के पीछे लगा दें कि जिसके पीछे अमेरिका और मगरबी ताकतें जो हैं वो एक अरसे से पिछले गुज़श्ता 73-74 साल से जो है वो फलस्तीनियों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं। और दरअसल बुनियादी जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो यही है कि फलस्तीनियों और उनकी क़यादत ने एक ऐसे टोले के साथ जो है वो अपने अमन प्रोसेस को वाबस्ता कर लिया है कि जो बुनियादी तौर पे खुद इस मसले के पैदा करने वाले हैं। चाहे वो बरतानिया हो, उसका जो किरदार है वो तारीख में हमारे सामने है। इसी तरीके से फिर अक़वाम मुत्तहिदा और फिर उसमें अमेरिका और ये जो 5 बड़ी ताकतें हैं, ये जिस अंदाज से इस मसले के साथ खिलवाड़ करती रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज तक फलस्तीनी जो है उनकी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है वो एक ख्वाब ही चली आ रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो एक उनके जो अमन मंसूबा है, जिसे ये कहा जाता रहा कि ये 2 रियासती हल की तरफ बढ़ रहा है, उसने एक लिहाज से हतमी वार कर दिया है। और पहले उन्होंने एक डील ऑफ द सेंचुरी अनाउंस करके जिस तरीके से जो बचा खुचा गरब उर्दन का इलाका था उसको भी इसराइल के झोली में डालने के लिए एक प्लान पेश किया। तो वो मैं समझता हूँ कि फलस्तीनियों का जो हाउस हमें एक हद तक डिसऑर्डर नजर आता था, उसमें एक इत्तेहाद की जो हमें किरण नजर आई। उसके बाद यकीनन वो मनसूबा जो है वो जमीनी तौर पर उसको रूब अमल लाने में नाकाम रहे और उसे वो अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पे पेश कर रहे थे ताकि वो उनके आइंदा इंतखाब के हवाले से कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री हो जाए कि जिसमें बताया जाए कि जी ये सदर साहब ने पहली टर्म में ये हासिल कर दिया और अगली टर्म में जो है वो कुछ मजीद अपना एजेंडा सेट करते। तो वहाँ उन्हें जो नाकामी हुई थी, अब उन्हें मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत थी, सख्त जरूरत थी किसी ऐसे इनिशिएटिव की, किसी ऐसे इक़दाम की कि जिसके जरिए वो अमरीकी रायमा को ये दावर करवा सके कि उनके जो कारोबारी सदर है, कारोबारी ज़हन रखने वाले सदर है, चाहे उनका अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन खुलिए नहीं रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो अमरीकी अवाम को सुना रहे हैं। और जिस अमरीकन आउटपोस्ट को कायम रखने के लिए अमरीकी टैक्स पेयर की जो रकम है जो उसकी जेब से ली जाती है वो सर्व की जा रही है, वो इस वक्त एक विक्ट्री पोजीशन पे है और एक अरब दुनिया को उसने आगे लगा लिया है। और उसकी शुरुआत अबू धाबी में होने वाला जो एक अमन माहिदा है उससे हो गई है और इसके बाद इस बैंड वैगन को ज्वाइन करने वाले इस्लामी और अरब मुल्कों की जो है वो कोई कमी नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े ही ड्यू होमवर्क के बाद जो है ये चीज हमारे सामने आई है और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में और उनके जो कारफरदार हैं उन्होंने बड़े हद तक जिसे कहना चाहिए कि कोई ढके छुपे अंदाज में ये काम नहीं किया। पहले उन्होंने खेलों का मैदान में एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया कि वहां से इसराइल के कुछ खिलाड़ी यूएई में होने वाले कुछ मुकाबलों में शरीक होते रहे। फिर इसी नौयत के तिजारती और सफारती ताल्लुकात जो है उसमें हमें एक ओपनिंग नजर आई और अब यकीनन उसको एक फॉर्मल शक्ल देना मकसूद थी। तो वो इस ऐलान के जरिए हमारे सामने अब आई है कि शायद अगले 3 हफ्तों में वाशिंगटन में ही इस माहिदे पर बाकायदा दस्तखत होंगे। अगरचे इस माहिदे के हवाले से जिन चीजों को यूएई बहुत ज्यादा अपनी जिसे कहना चाहिए विन विन सिचुएशन के तौर पर पेश करता रहा है, उस पर अगले ही दिन नेतन्याहू साहब ने जिसे कहना चाहिए खुद हथौड़ा मार दिया, ये कहते हुए कि हमने जो इंतजाम का या जो एनेक्सेशन का मामला है उसको हमने तर्क नहीं किया, हमने उसको वक्ती तौर पर मुअत्तल किया है, बल्कि हमने एक स्ट्रेटेजी के तहत किया है। और हकीकत में देखा जाए तो यूएई को एक लिहाज से लॉलीपॉप दिया गया, अगरचे ये इंतजाम या एनेक्सेशन का प्लान जो है
इस पर अमल ही नहीं हो सका था, लिहाजा मुअत्तली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी बिल्कुल। मंसूर जाफर साहब साथ रहिएगा, इसी हवाले से मजीद भी जो गुफ्तगू है, इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनका भी जायज़ा लेंगे, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मीर इकराम हुसैन साहब वो भी हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं। अमीर साहब, यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा वाक़या है और अमूमन ख़ास तौर पे किसी खलीजी मुल्क से इस बात की तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इतना बोल्ड स्टेप ले लेगा और अचानक से ले लेगा। आपके ख्याल में क्या फ़ायदा उठाना चाह रहा है? यकीनी तौर पे जब भी कोई इस तरह का स्टेप उठाया जाता है तो उसमें अपने मफाद को तो यकीनी तौर पे उसको मलहूज़ ख़ातिर भी रखा जाता है। आपके ख्याल में ऐसा क्या स्टेप जो स्टेप लिया, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए क्या विक्ट्री है जिसकी वजह से वो उसने इतना बोल्ड स्टेप लिया? बिल्कुल, ये बोल्ड स्टेप कह लीजिए, इतने देर क्यों की? पहली बात तो अमन अगर करना है खित्ते में तो क्या इसमें आखिर ऐसे कौन से मफादात वाबस्ता हैं? तो ये इसमें कोई शको शुबा नहीं कि ये जो इस वक्त मुआहदा किया गया, इसके पीछे पसे पर्दा एक पूरी आने वाले वक्तों की जो मूवमेंट है ओवरऑल खित्ते में, ये उसकी वजह से किया जा रहा है। अगर आप गौर करें, जो अगले 2-3 साल में जो तब्दीली पेश आने वाली इस खित्ते में, तुर्की के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया पहले, उसके बाद फिर इसको अगर आप ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है, क्या कश्मीर इस सरजमीन पे, पूरी दुनिया के ग्लोब पे इनको अमेरिका को नजर नहीं आता? क्या वहाँ इंसान नहीं रहते? अगर इतने ही अमन मुआहदे करने हैं तो कश्मीर को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? तो ये, और अरब को कश्मीर नजर क्यों नहीं आता? जी। तो अगर सवाल मुझसे करें तो मेरे इस मुआहदे को देख के तो मेरे सामने कई सवाल खड़े हुए। ईरान है, फिर ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान है, तो कई ऐसे बेशुमार चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर खित्ते के अमन के लिए कोई काम किया जाता है और इंसानी जानें बच रही हैं तो ये बेहतर है। लेकिन ये कई अरसे से, ये 1948 से और नामालूम कितने मुआहदे इस खित्ते में कहाँ हो चुके हैं जो बार बार हुए। और इन लोगों के अब ये जो इन्होंने सरप्राइज दिया, इसको हमें सदारती इलेक्शन जो होने जा रहे हैं अमेरिका में, उसको भी आप मद्देनजर रखें। ये सरप्राइज हमेशा अमेरिकन इलेक्शन से पहले क्यों दिए जाते हैं? कभी कुछ। हर जो सदर है अमेरिका का, वो इलेक्शन के नजदीक कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज देता है। तो ये आप एक पहलू ये भी है, उस पहलू पे भी गौर कीजिए। लेकिन अगर खित्ते में अमन आ रहा है और इसको एक नेक नियति से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जरूर देखें कि बाकी ईरान है और मुस्लिम ममालिक हैं, तुर्की है, इनको ऑन बोर्ड लेकर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सरप्राइज देने वाली क्या बात है? जी, इसके लिए बहुत बड़े सरप्राइज की जरूरत नहीं थी। आखिर अगर अमन है खित्ते में तो कोई भी अमन के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये अपनी मर्जी से फैसले करना, खुद मार दें और खुद फैसला कर दें, ये भी कुछ बड़ी एक अनोखी बात है। तो ये रवैया अमेरिका का हमेशा से रहा है कि वो अपनी मर्जी से खुद फैसले करता है, जब चाहे वो जिस पर बमबारी कर दे, जब चाहे वो अपनी मर्जी से सारी चीजें लेकर चले। लेकिन अगर ऑन बोर्ड लेते और मुस्लिम ममालिक को, और यकीनन फिर वो जो उनके एतराजात हैं या तहफुजात हैं या वो शराइत या वो बातें जो फलस्तीनी अवाम के हक में होती, हो सकता है कि वो चीजें सामने आती कि भाई फलस्तीन की अवाम को कम से कम जो आपने जिंदा दरगोर किया इतने अरसे, जो उन पे मजालिम ढाए गए, उसको आप अपनी मर्जी से कैसे हल कर लेंगे? कैसे हल कर सकते हैं? यकीनन यही सवाल लेके मंसूर जाफर साहब के पास जाऊंगा। मंसूर साहब, मीर इकराम साहब ने भी उस तरफ निशानदेही की कि खित्ते के जो दीगर ममालिक थे उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता, और बल्कि इन सबसे पहले यकीनी तौर पे फ़लस्तीनी अवाम और जो उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं उनको तो कम से कम ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। इस हवाले से बताइएगा कि क्यों उनके साथ ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं? अभी हमने देखा फ़लस्तीनियों ने भी जिस तरह से इसके ऊपर रिएक्शन दिया, और जो अपना सफ़ीर है UAE से, वो भी वापस बुलाने के हवाले से बयानात गर्दिश कर रहे हैं। तो क्यों फ़लस्तीनियों को बिल्कुल ही, हालांकि मामला तो फ़लस्तीन और इसराइल का है, तो उनको इसमें एक एज अ फ्रीक शरीक नहीं किया गया? देखिए जी, जहाँ तक इस मायदे का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इसमें फलस्तीनी तो एज सच फ्रीक है ही नहीं। तो ये मायदा अगर सफारती मायदा है तो ये इसराइल और यूएई के दरमियान तय पाया है, और इसको अगर नाम दिया गया है, एक लबादा उड़ा गया है कि ये खित्ते में बहुत बड़े क़याम अमन या देर पा क़याम अमन जो है उसके लिए राह हमवार करेगा, तो ये क़याम अमन
ना तो यूएई की और इसराइल की कोई जंग लगी हुई है कि जिसकी वजह से कोई अमन की जरूरत है, या उस जंगबंदी की जरूरत थी और वहां आग लगी हुई है और उस पर पानी डालने की जरूरत थी और उसके लिए ये सफारती माहिदा जो है जरूरी था। ना ही उनकी सरहदें आपस में मिलती हैं तो उन्हें एक दूसरे से कुछ इस तरह का खतरा हो सकता है, जैसे पाकिस्तान और भारत के हवाले से हमेशा एक खतरा और खतरा मौजूद रहता है। तो इस तरह का कोई माहिदा कर लिया जाए कि ठीक है जी हम स्ट्राइक फर्स्ट नहीं करेंगे या हम पहले हमला नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, जी इस नौयत के माहिदे तो सब जैसे हैं। तो इसमें जो फलस्तीनियों के नाम का तड़का लगाया गया है, जो उनको इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूँ उनकी पूरी जद्दोजहद के साथ इससे बड़ी और कोई ज्यादती नहीं हो सकती कि जिन लोगों के नाम इस्तेमाल करके या जिन लोगों की सरजमीन को गिरवी रखवा कर यहूदियों के हाथ और इसराइलियों के हाथ आप अपने जो माशी अपलिफ्ट या अपने समाजी ताल्लुकात या अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं उसको परवान चढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसकी ना तो बैन अवी कानून में कोई गुंजाइश है और ना ही अखलाकियात की दुनिया में इसका कोई जवाब मौजूद है कि इस नौयत की चीजें कि आप ये तो हमने सुना था कि भी खत्ते में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज लड़ रही हैं, तो यहाँ पे फलस्तीनियों को एक प्रॉक्सी बनाने की कोशिश की गई है जिस तरीके से उनका नाम इस्तेमाल करके जी एक ऐसी कोशिश और एक ऐसी, मैं समझता हूँ एक ऐसा ताना बाना बुना गया है कि जिसका मकसद इस पूरे रीजन में इसराइल की बालादस्ती जो है या उसको एक बालादस्त कुव्वत के तौर पर मनवाना है। और मैं समझता हूँ इसमें फलस्तीनियों को जिस बोझे और जिस बेशर्मी और घटाई के साथ जो है वो ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो मैं समझता हूँ कम है। अच्छा मंसूर जाफर साहब, एक अरब जो अरब लीग था उसका एक मंसूबा था यहाँ पे जो अरब अमन मंसूबे के नाम से 2002 में ये आया, फिर इसके बाद इसकी तौसीक भी होती रही। तो उसमें तो यकीनी तौर पे जो फ़लस्तीनी हैं उनके बुनियादी हकूक़ की बात भी की गई थी और जो जिन जगहों पर काबिज़ है इसराइल वो वापस लेने पे वहाँ पे फ़लस्तीनियों को आबाद करने के हवाले से भी काफ़ी तफसीलात थी इसमें। तो उसका स्टेटस अब क्या है इस माहिदे के बाद, और अगर वो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वो मुकम्मल तौर पे इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, चूँकि अब अगर यूएई ने तस्लीम कर लिया तो यकीनी तौर पे मज़ीद भी मुल्क होंगे जो अपने पुराने मौक़िफ़ से हटते हुए अब नए मौक़िफ़ को अपनाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बिट्रेल है इस माहिदे की शक्ल में सऊदी अरब के साथ, क्योंकि ये जो अमन माहिदा था, अरब अमन माहिदा, ये 2002 में उस वक्त के जो सऊदी फरमा रवा हैं शाह अब्दुल्ला, ये उन्होंने पेश किया था जी। और ये उनका बेबी था और उस हवाले से इसके जो ब्लूप्रिंट थे वो इंतहाई मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल थे और प्रैग्मेटिक उसकी अप्रोच थी, और उसे न सिर्फ फलस्तीनी जितने भी वहाँ पे मुजाहमती सेक्शन हैं या जद्दोजहद में मसरूफ, आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ पार्टियां हैं, उन तमाम ने उसको इंडोर्स किया था और उसके तहत यही करार पाया था कि इसराइल जो है वो ठीक है जो उसने जुल्म और ज्यादती अब तक 48 के बाद से कर ली है 67 तक, लेकिन 67 की जंग में जो जिन अरब इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है वो अपने पुरानी सरहदों पर वापस चला जाए और उन इलाकों को वागुजार कर दे और वहाँ पे एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत जो है वो कायम की जाए, और उस आज़ाद फलस्तीनी रियासत का जो दारुल हुकूमत है वो बैतुल मक़दस होगा। ये भी उस माहदे में या उस मंसूबे में तय पाया था। और इसी तरीके से जो फलस्तीनियों की बहुत बड़ी तादाद डायस्पोरा की शक्ल में वहाँ से मुख्तलिफ इसराइली मज़ालिम जो है तो मजबूर होकर निकल चुकी है, उनकी वतन वापसी एक ऐसा इस पूरी जद्दोजहद में एक माइलस्टोन है कि जिस पर फलस्तीनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं कि उनकी वतन वापसी जो है वो उनका बुनियादी और बैन अवी हक है, जिसके तहत उन्हें फलस्तीनी रियासत कायम होने पे अपने अपने उन इलाकों में वापस आने दिया जाए जहाँ से उन्हें 48 या 67 या उसके बाद जिस तरीके से भी इसराइल उन्हें जुल्म तशद्दुद का निशाना बना के वहाँ से बेदखल करता है उनको वापस आने दिया जाए। तो ये वो मैं समझता हूँ ऐसा ब्लूप्रिंट था कि जिस पर इवन जो कहा जाता है कि खस मौक़िफ़ इस्लामी तहरीक मुज़ाफ़रत हमास का था, उनके शेख अहमद यासीन तक जो है वो इस मंसूबे के हक में थे और इसे एंडोर्स करने के लिए तैयार थे। लेकिन जितने भी बाद में समिट हुए हैं उन तमाम के नतीजे में इसराइल को अरब दुनिया जो है मिलकर के जो मुतफ़क्कर मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म अरब लीग और ओआईसी है वो इस बात पे मजबूर नहीं कर सके कि वो इस मंसूबे के जो ब्लूप्रिंट्स हैं उस पर अमल दरामद करे और खुद वो जो दो रियासती मसले का हल है उसको एक अमली शक्ल दे, क्योंकि इसराइल की हरगर्मी थी और उन्होंने हर बार इससे पहले भी माजी में 1993 में होने वाला जो ओस्लो माहिदा है, उसके बाद तय पाने वाले वाई रिवर एकॉर्ड
जितने भी मुख्तलिफ अमरीकी सरपरस्ती में माहे होते रहे, उस तमाम के तमाम इसराइल ने हमेशा दीवार से दे मारे हैं, क्योंकि इसराइल का बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि वो फलस्तीनियों को फ्रीज नहीं समझता। वो कहते हैं कि भी हम यूनिलैटरली इस मसले का हल चाहेंगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ यूएई का ये मौक़िफ़ भी बड़ा ही कमजोर और बड़ा ही बेवजन महसूस होता है जब वो ये कहते हैं कि हमने ये अमन माहिदा करके दरअसल उस 2 रियासती हल के मंसूबे को एक लिहाज से थोड़ा उसके लिए टाइम बाई किया है कि वो अपनी मौत आप मरने जा रहा था, तो हमने ये मंसूबा करके एक लिहाज से वो जो एनेक्टेशन का प्रोसेस रोका है, और उसके नतीजे में हमने एक ग्राउंड हमवार की है कि वो माहिदा जो अरब अमन माहिदा है या जो वो मंसूबा है उसको रूबा अमल लाया जा सके। तो मैं समझता हूँ अगर तो ये बात इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर इस बात का खदशा हमारे जहन में रहना चाहिए, और यकीनन वो फौरी तौर पे इसकी तरफ उंगली भी जाती है कि इस पूरे मामले में यूएई को जो है वो सऊदी अरब की हिमायत पे हासिल है, क्योंकि ये मंसूबा जो था अरब अमन मंसूबा, ये सऊदी मंसूबा था, सऊदी प्लान था, और अगर उसको एक लिहाज से कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए या किया गया है तो इसमें सऊदी हिमायत यकीनन शामिल होगी, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक यानी मुसलमानों के जो मरकज और महवर खासतौर पे मजहबी हवालों से उस जैसे मुल्क की तरफ से मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा यानी सदमा और दुख वाली बात होगी अगर ये हिमायत वहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएई को मैसर आई है। मैं समझता हूँ ये वो चीज। जी मंसूर जाफ़र साहब, बिल्कुल हम सेगमेंट के आखिर में हैं, जो मीर इकराम साहब हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। मीर साहब, जैसे मंसूर साहब ने कहा कि अगर तो ये हकीकत हुई कि सऊदी अरब भी इसकी पुष्ट पे मौजूद है, यकीनी तौर पे एक सदमा होगा। आप क्या समझते हैं कि सऊदी तायद हासिल है? और जब इसराइल की जानिब से ये बयान भी आया गया है कि बहरीन और ओमान वो भी अगले 2 ममालिक होंगे जो इसराइल को तस्लीम करने एग्री हो सकते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? जाहिर है ये बहुत अहम सवाल किया आपने, बहुत ही अहम सवाल कि ये इसकी प्लानिंग क्या है, इसके दरपर्दा इसके पीछे यकीनन अरब एमिरेट्स जो हैं इसके पीछे और उनकी हिमायत हासिल है, इसमें तो कोई ढपी छुपी बात ही नहीं है अब तक। तो लेकिन इसकी जो दूरअंदेशी से अगर इसको देखा जाए इस फैसले को और ये जो कुछ किया जा रहा है खित्ते में, तो अगर आप चले जाएं एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो इस खित्ते में बड़ी तब्दीली आने वाली है, ये उसके लिए भी तैयारी का एक हिस्सा है। अगर आप 29 अक्टूबर 2023 में जिस एग्रीमेंट का जो खत्म किया जा रहा है वो भी एक चीज सामने आएगी जिसपे ये जो लोग हैं फिर ये एक तब्दीली की तरफ जाएंगे। तो अभी अगर आप ईरान से कहें, आप तुर्की से कहें, तो वो लोग ये तमाम चीजें जेरे बहस हैं पहले से, और ये अब इसराइल के साथ मुआहिदा करना, तो अगर यही सब करना है तो खित्ते में जितने डिस्प्यूट हैं, कश्मीर का है, जो रशिया के हैं और दूसरे ममालिक के हैं, यमन के हैं, सब खत्म करें, फिर सब पे बैठ के फैसला करें। सिर्फ एक के लिए क्यों, फिर ये तो फिर सबके लिए अमन मुआहिदे करें, हिस्टोरिकल मूवमेंट सबके लिए बनाए। जहां जहां भी डिस्प्यूट है सबसे पहले तो कश्मीर का मसला हल करें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फसाद की बड़ी वजह जिसकी वजह से लाखों जाने और खतरे में है, कई हजारों से ज्यादा लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो वो हल करें ना। वो नहीं करते, जहां पे इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं, उसमें अरब है, अमेरिका है या दूसरे ममालिक हैं, तो वो अपने मफाद के तहत जो मर्जी फैसले कर लें। जी मीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक रहे थे। मंसूर जाफ़र साहब, आप भी हमारे साथ शरीक रहे, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आपने जो तफसील से है इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी की और जो खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश किया। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये था हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अहमद शाहीन मौजूद हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, उसको 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं हुकूमत बनाए हुए। 18 अगस्त 2018 को ये हुकूमत कायम हुई और इसने इन 2 सालों में यकीनी तौर पे बहुत से नशेबो फराज देखे हैं। हमने देखा वज़ीरों मुशीरों की एक तवील कतार है जिनको बार बार तब्दील भी किया गया, उनके पोर्टफोलियोज़ जो थे वो चेंज किए गए। इसके अलावा महंगाई और बैड गवर्नेंस के हवाले से भी हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा। बैन अल-अक़वामी चैलेंजेस भी थे जो इन 2 सालों में हुकूमत के सामने आए, और फिर ख़ुद जो पार्टी और हुकूमत के अंदर से मसाइल बार बार उठते रहे। बल्कि बाज़ हलकों का ये भी कहना है कि ये जो मसाइल थे जो हुकूमत ने ख़ुद अपने लिए पैदा किए, ये ही ज़्यादा सीरियस थे बजाय इसके कि अपोजिशन कोई टफ़ टाइम दे पाती हुकूमत को। अपोजिशन में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और जमीयत उलमा इस्लाम है, जो बड़े नाम हैं। लेकिन ये हम जो पिछले जो 2 साल थे, गुज़िश्ता 2 साल, उनमें हमने देखा कि बाज़ मखसूस मौक़े के ऊपर तो ये लोग मुतहरिक होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है और फिर वो एक तवील अरसा इसी तरह से खामोशी का गुज़रता है। अगरचे बाज़ औक़ात इसमें अपोजिशन में तहरुक पैदा होता नज़र भी आता है, जैसे कि अभी गुज़िश्ता हफ़्ते हमने देखा नैब में पेशी थी मरीम नवाज़ साहिबा की, उस मौके पर हंगामा आराई भी हुई, पुलिस तसादुम भी हुआ। फिर जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और सवाल यही है कि क्या ये जो अब मौजूदा तहरुक नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद मुख्तलिफ जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, क्या ये कोई दायमी है या ये भी इसी तरह से कुछ अरसे बाद फिर झाग की तरह बैठ जाएगा? और क्या वजह है अपोजिशन के इस रवैये की, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में वो हुकूमत को कोई टफ़ टाइम दे पाएंगे या उसी तरह से मामला चलता रहेगा? हमारे साथ इस वक्त जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मीर इकराम हुसैन साहब, जबकि पाकिस्तान से वीडियो लिंक के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं करम इलाही गोंदल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का हमें ज्वाइन करने पे। करम इलाही गोंदल साहब, आपके पास आऊँगा। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये जो तासुर है कि इस तरह से महसूस होता है कि अपोजिशन जो है वो मुतहर्रिक नहीं है, कुछ बयानात आते हैं, फिर उसके बाद एक तवील अरसा जो है वो खामोशी से गुजर जाता है और उसके बाद फिर कोई नया इशू होता है और उसके ऊपर फिर से बयानात आ जाते हैं। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जो अपोजिशन है वो बस मुतहर्रिक नहीं है और हुकूमत को कोई टफ़ टाइम देने की पोजीशन में नहीं? आपने मेरे से सवाल गोंदल साहब जी जी गोंदल साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, चलें हम दोबारा से, मेरा ख्याल है उनसे राब्ता जो है वो उसको बहाल करेंगे। मीर इकराम साहब, आपका क्या ख्याल है इसी हवाले से, ये जो पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसकी गैर फालियत के ऊपर? अच्छा, अपोजिशन को तो देखिए, वो जिसको कहते हैं कि जिस सूरत हाल से अपोजिशन गुजरती चली आ रही है, और इलेक्शन के पहले, यानी अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, उससे पहले से काफी केसेस सामने आना शुरू हुए, फिर हालात तब्दील हुए बहुत अजीब व गरीब अंदाज में। लेकिन ये वो सारे हरबे जो माजी की हुकूमतें खुद करती रही हैं, वही हरबे दोहराए गए आने वाली हुकूमत ने के लिए। वो चीजें हुई और केसेस भी बने, फिर सामने भी हुए, कुछ लोग मुल्क छोड़कर बरतानिया आ गए, नवाज शरीफ साहब यहाँ पहुंच गए और सजाएं हो गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो असल चीज है कि अपोजिशन बहरहाल अपना किरदार अदा करती है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग नून है जो सबसे बड़ी पार्टी है, फिर तीसरी बड़ी पार्टी, अब 2 बड़ी पार्टी जिसमें MQM और तहरीक इंसाफ, ये दो बड़ी पार्टियां हुआ करती हैं, पार्टी थी अपोजिशन के लेवल के ऊपर। काफ लीग इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यह है कि अभी जो सूरत हाल है उसमें बड़े तरीके से अपनी बातें मनवाई जा रही हैं, चीजें मनवाई जा रही हैं, और जिसको कहते हैं ना कि सख्ती है, अपोजिशन पे बहुत ज्यादा सख्ती है। दोनों सूरतों में कुछ करप्शन की गई है और उसके अब जवाबदेह हैं वो, अगर नहीं की तो भी जवाबदेह हैं, दोनों सूरतों में वो जवाबदेह है कि अपने आप को साफ करना है। तो वो एक प्रेशर तो बिल्डअप है अपोजिशन के ऊपर हुकूमत की जानिब से, जो कि सही रवैया नहीं है। अदालतों का काम है वो फैसले करें, अगर गलत हुआ सजा दे। हुकूमत, मैं समझता हूं कि उसको अपना वो ना बनाए, हथियार ना बनाए कि ये हमारा हथियार है आपको फतह करने का। हुकूमत का हथियार होना चाहिए काम। अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम अच्छा मीर पे साहब, इसी हवाले से एक बात जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, हमने जो पाकिस्तान की तारीख है
और जो हमने देखा है कि तकरीबन हर हुकूमत ही जो अपने मुखालफीन हैं उनके लिए यकीनी तौर पे कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, उनको प्रेशराइज रखने के लिए, उनको डराने के लिए मुकदमात भी कायम। हमने मियां नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में भी देखा जो हाल उन्होंने पीपल्स पार्टी का किया, और फिर पीपल्स पार्टी ने जो हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किया इस हवाले से। तो ये तो पाकिस्तान की सियासी जो माहौल है उसमें एक्सेप्टेबल भी है और चलता रहता है, लेकिन साथ ही साथ जो उस वक्त की अपोजिशन होती है वो इस वजह से दुबक कर नहीं बैठ जाती। वो अवामी इशूज़ भी हमने देखा उठाती रही हैं माजी में, या जो जहाँ पर उनको सियासी हवालों से फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है उसको वो उठाती रही हैं। लेकिन मौजूदा अपोजिशन को आप किस तरह से देखेंगे कि क्यों उन्होंने किसी भी मौके से फ़ायदा उठाया नहीं या उठा नहीं सके? इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? हमारा मुल्क तो लॉन्ग मार्च और जजेस के मार्च और वकीलों के मार्च से लेके और आज़ादी मार्च तक, सियासतदानों आज़ादी मार्च और हर मार्च और मार्च तो होते हैं ना, हमारे मुल्क तो मशहूर है इस काम में। तो जो ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि अपोजिशन को जिस अंदाज में अगर कोई चीज अगर वो जायज थे तो प्रोटेस्ट करते, वो अपना बताते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अपोजिशन बहुत अपना वो किरदार, कहीं ना कहीं अपोजिशन कमजोर इस वजह से भी है कि बहुत सारी जो करप्शन हुई है जिलाई लेवल पे, कौंसिल लेवल पे, बड़े को तो छोड़ दे, बड़े बड़े जो पनामा लीक्स को तो छोड़ दे, लेकिन जो छोटी मोटी होती रही हैं, जितनी करप्शन जो नून लीग के काउंसलर से लेके, एमएनए से लेके, चेयरमैन से लेके, इसी तरह पीपल्स पार्टी के, उन लोगों को अब जवाबदेह होना पड़ रहा है। तो जब वो उस लेवल पे जवाबदेह हो रहे हैं, जिलाई लेवल पे एंटी करप्शन के जो इदारे हैं उनको वो इंडिविजुअली उनको चेक कर रहे हैं, उनके माजी की जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है प्लस उनके जो करप्शन है वो सामने आ रही है। अब उस बुनियाद पर जो आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके पास जो वर्कर की ताकत होती है, जो आपकी, वो वहीं पे ब्रेक हो गई है जी। वो उसी जगह पे छोटे से छोटे लेवल का भी अगर कोई मुस्लिम लीग का वर्कर था, उस पर कुछ 600 पर्चे झूठे करके और कारकुनों को गिरफ्तार करके, और उनको ना सिर्फ धमकाया जाता है, लोकल एसएचओ बी डिवीजन का उनको फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा, और वहां का जो डीपीओ है वो आपको कहता है कि मैं तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। तो आप बताएं कि वो मुस्लिम लीग नून का वो कारकुन, जो सच है, जो मेरी जाती मेरा एक तजर्बा भी है इसमें, तो सिर्फ सियासी बुनियादों पर अगर आपको इस तरह धमकाया जाए और कहा जाए कि हम बहादुर हैं और हम हुकूमत कर रहे हैं, तो ये तो बुज़दिली है, ये रवैया जी मीर साहब दुरुस्त फरमाया आपने। साथ ही रहिएगा, करम इलाही गोंदल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी अपने साथ यहाँ पे गुफ्तगू में शरीक करेंगे। करम साहब, हम अब बात कर रहे हैं जो अपोजिशन बज़ाहिर नज़र आ रही है कि वो गैर मुतहर्रिक है, बाज़ औक़ात वो तहर्रुक उसमें पैदा होता है किसी इशू के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर एक तवील खामोशी छा जाती है। बाज़ लोग इसको फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी देते हैं, तो आप बताइएगा क्या वाकई फ्रेंडली अपोजिशन है या एक नालायक अपोजिशन है जो अपोजिशन के करने के काम हैं वो भी ठीक तौर से नहीं कर पा रही? जी बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन फ्रेंडली तो कभी होती नहीं है, अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन होती है या नहीं होती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दोनों बड़ी पार्टियां अपोजिशन बेंच पर बैठी हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लीडरशिप के भी मसाइल हैं विद इन द पार्टीज, और उनके जो है वो अपने मुकदमात और एहतसाब और उससे मुतल्लिक भी जो है वो उनके मसाइल हैं। या तो वो उन मसाइल से निपटेंगे या फिर जो है वो अवामी मसाइल के लिए आवाज उठा के हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मीर साहब ने बात की थी मुकदमात की और गिरफ्तारियों की, धमकियों की और इस तरह की सूरत हाल की, तो मेरा ख्याल है कि इतनी सख्ती जो है वो बहुत कम ये सख्ती नजर आ रही है। जो एमआरडी और एआरडी की तहरीकें चली थी तो उस वक्त तो इंतहाई जबर का माहौल था, लेकिन उस वक्त जो है वो अपोजिशन जो जमातें थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो ज्यादा मजबूत थी, उनके अपने मामलात और मफादात नहीं थे और वो एक पेज पर थी। अभी आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पर ट्रस्ट करने पर तैयार नहीं है कि हम कोई जो है वो मामला तय करते हैं तो ये हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का धरना है, अभी रिसेंट पास की बात है, और उसके बाद उन्होंने गिला शिकवा भी किया, दोबारा कोशिश भी की उन्होंने, और अब एसीसी और राबर कमेटी, ये राबर कमेटियां पहले भी बनती रही हैं,
लेकिन राबर कमेटी या एपीसी उस वक्त कामयाब होगी जब अपोजिशन जमातें एक पेज पर होंगी अवामी मसाइल के हवाले से। अगर अपने अपने जाती मुकदमात और मसाइल और उनमें से निकलना मकसूद हो, यानी आपके मुफादात जो है या जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद या मुख्तलिफ होंगे, तो अपोजिशन यकजा नहीं होगी और कोई भी किरदार अदा नहीं कर सकती। एक बात ये। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त अपोजिशन में कौन है? मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून को पहले आप ले लीजिए, बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज तक कोई अवामी तहरीक चलाई, इनके वर्कर्स ने कोई डंडे खाए, जेलें काटी हैं, सवाए जो है वो 3-4 इनके जो लीडरान कराम थे उन्होंने जो है वो मुशर्रफ के दौर में मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन वर्कर्स पे कभी मुश्किल वक्त नहीं आया। इनके वर्कर्स जो हैं वो इस मतलब इस कैफियत से या इस जो है वो आजमाइश से कभी गुजरे ही नहीं है। ट्रेनिंग नहीं हुई उनकी इस हवाले से, और डंडे खाएं और जेलें। पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था, जो मार खाने वाला वर्कर था, सड़क पे आने वाला वर्कर था, वो तो अब घरों में बैठ गया है, क्योंकि जब से जो है वो क्यादत वो नए जो है वो आई है, नई क्यादत सामने आई है और उनके अपने मामलात हैं, वर्कर से वो बहुत दूर चले गए। पहली क्यादत होती थी शहरों में आके बैठती थी, ये तो शहरों से दूर बड़े बड़े महल्लात में बैठते हैं, तो वर्कर तो उनका डिमोरलाइज हो चुका है, तो सड़क पे कौन आएगा? फिर मौलाना फजलुर रहमान है, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये दो जमातें इनके अपने कुछ मफादात हैं जिसकी वजह से ये एक पेज पर नहीं आ रही थी। जी अच्छा, करमलाई गोंदल साहब, जो हमने देखा अभी मरियम नवाज साहिबा को भी वो एकदम से थोड़ा सा उनमें तहर्रुक पैदा हुआ और अपनी जब वो पेशी के लिए गई और नैब के सामने जो पूरा वाक़या हुआ, तो बाज़ लोग उससे ये उसको इस तनाजुर में भी देख रहे हैं, उस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा कि ये भी असल में लीडरशिप की ही जंग है, चूँकि शहबाज शरीफ साहब अब तो बहुत खुल के ख़ुद पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि उनका जो बयानिया है वो मुफाहमत का बयानिया है और इसी वजह से वो खामोश भी रहते हैं और जो पूरी उनकी एक अपना नज़रिया इस हवाले से। तो मरियम नवाज साहिबा असल में थोड़ा सा इर्तियाश पैदा करके उनको अपने इस जो मुफाहमत का और सुकून का थोड़ा सा बयानिया उसे हटाना चाहती हैं, तो और थोड़ी सी सख्त पॉलिसी अपनाना चाहती हैं। ये इस बात में कहाँ तक सदाकत है? देखिए, ये तो अब आप मुझसे पूछेंगे इसमें क्या सदाकत है, तो ये तो अब रोजे रोशन की तरह यहाँ इतने अरसे से जो है वो इस पर डिबेट हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो बयानिए की और क़यादत की जो है वो कशमकश है, खिंचाव है, आपस में जो है वो इख्तलाफात हैं। आप ये देखें, मियां नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी के साथ पाकिस्तान वापस आते हैं, सबको पता गिरफ्तारी देनी है जी। और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो माल रोड पे ही जो है वो वक्त गुजार के और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, ना वो एयरपोर्ट पहुंचे, ना वर्कर एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर शहर हो, मुस्लिम लीग नून का गढ़ हो, और मुस्लिम लीग नून के जो है वो साबिक वजीर आजम और कायद जो है वो लाहौर आ रहे हो गिरफ्तारी देने, और मुस्लिम लीग उनका वर्कर जो है वो शहबाज शरीफ की हालत एयरपोर्ट भी ना पहुंच सके। तो उसके बाद तो सबको पता चल गया कि अंदर क्या सूरत हाल है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मरियम बीबी की अपनी एक अप्रोच है, वो उसके मुताबिक चलना चाहती है। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जो वो क्या कहते हैं मुकमका वाली जो कैफियत या सियासत होती है वो उसी के मुताबिक जो है वो चलते रहे, ताकि आगे जो है वो मामलात को लेकर जाना और सुलझाना जो मामलात को वो जरा आसान और निस्बतन के डायलॉग बरकरार रहे मुतलका इदारों से, रियासती इदारों से या मुतलका जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ खड़ा रहे। मरियम भी चाहती है कि बस अब जो तय हो गया है अब उसी रास्ते पे चले, कोई कंप्रोमाइज नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और इस पर हकीकत है कि पार्टी के अंदर शदीद जो है वो इख्तलाफात हैं। मैं इस चीज का गवाह हूँ, पूरी वो क्या कहते हैं कैफियत से भी आगाह हूँ, सूरत हाल से भी आगाह हूँ कि एक बड़े लीडर जिनको मतलब मुस्लिम लीग उनके टॉप के लीडर्स में शुमार किया जाता है, उन्होंने जो है वो कहीं कैमरे पे आना था तो उनके बैकग्राउंड में जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी, उन्होंने वो तस्वीर उतरवा दी। उन्होंने कहा ये तस्वीर उतार दे, फिर उसके बाद जो है वो मैं कैमरे पे आऊंगा। तो ये तो हालात है पार्टी के अंदर। जी मीर इकराम हुसैन साहब, करमलाई गोंदल साहब ने भी इस हवाले से तफसील से अपनी जो गुफ्तगू की है, इस हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो यकीनी तौर पे जैसे करमलाई साहब ने भी फरमाया कि ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है जो पार्टी लीडरशिप के लिए ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप है और जो शहबाज शरीफ साहब का है और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, तो आपके ख्याल में किसका बयानिया मजबूत है और कौन इन फ्यूचर लीड कर सकता है पार्टी को भी, और फिर वही यकीनी तौर पे जो पार्टी को पूरी इख्तियारात के साथ लीड करेगा वही अपोजिशन का किरदार भी कौमी सतह पर बेहतर अंदाज से निभा सकेगा। तो आपके ख्याल में इन दोनों ग्रुप में से किसका पल्ला भारी है?
यानी जो आइंदा आने वक्तों की जी, पाकिस्तान की बात सियासत कर में कौन कौन से ग्रुप की सियासत ज़्यादा मकबूल होने के चांसेस हैं? पीपल्स पार्टी, इसमें तो कोई नहीं, सवाल पैदा ही नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से दोनों, जो मरियम नवाज साहिबा और ये जो शहबाज शरीफ साहब, दोनों की चूंकि अप्रोच और स्ट्रेटजी अलग अलग है। अगर इस तरह से तोला जाए तो शहबाज शरीफ साहब, जी, सीधे लफ्जों में शहबाज शरीफ साहब जो है बहरहाल वतन वापस आए, बहरहाल उन्होंने चीजों को फेस किया, गो के कुछ दिन छुपे इधर उधर हुए, लेकिन आ गए वापस। ठीक है, कुछ उनकी तबीयत जो है वो मुख्तलिफ है बाकी लोगों से। उनके मिजाज को बहुत अच्छी तरह लोग समझते हैं, वर्कर समझता है कि, लेकिन एक मुस्लिम लीग नून की बड़ी अजीब चीज है कि जब ये वर्कर्स को तैयार करते हैं तो एक मुखालफत का बीज बोते हैं। और माफी चाहता हूं, आप हो सकता है दिल में जगह रखते हो मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं पाकिस्तान के हर नौजवान, हर सियासी वर्कर के लिए दिल में जगह रखता हूं, जो भी है वो किसी भी जमात से है। लेकिन अगर आप वर्कर को पॉलिटिकल पार्टीज बदमाश बनाएं, उनको इलाके में खौफ और हिरास फैलाने के लिए इस्तेमाल करें, और उसके बाद अगर उन पे पर्चे हो जाएं तो वो पर्चे भी खत्म करवाएं, और उन नौजवानों को वो सिर्फ इसी काम पर लगा दें। एक तरफ तो आप एमक्यूएम की मिसालें देते हैं, लेकिन पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून ने टुकड़े टुकड़ों में कहीं ना कहीं अपना ये ग्रुप तैयार किए जो वक्त आने पे एक्शंस लेते थे, और उन्होंने उनके मफादात इलेक्शंस में उठाते थे। लेकिन उन्होंने गलती जो की इस वक्त, जो बदजन है मुस्लिम लीग नून का वर्कर, कि जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स पे, तो इनके जो लीडरान जो इनको इलेक्शंस में इस्तेमाल करते थे वो नजर भी नहीं है। दुरुस्त। अच्छा, मीर इकराम साहब हमारे साथ कॉलर्स हैं, उनको भी शरीक कर लेते हैं, फिर इसको बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, मैं स्वीडन से अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ। मैं पहले तो ये बात करूंगा कि जो यूएई वालों ने किया, ये कभी भी मुसलमान, जो अरबी मुसलमान है, कभी भी पैलेस्टाइन के मसले में ये मुखलस नहीं रहे, कभी भी। अच्छा, नंबर 2 देखें, कभी उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया। हम लोग इनके पीछे इनके पांव पकड़ते रहे, हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। नंबर 2 पाकिस्तान, अगर अपोजिशन के लोग, जिसको आप अपोजिशन के लोग कहते हैं, अगर पाकिस्तान को लूटने वाले जितने बड़े लोग हैं, अगर आप उनका नक्शा जरा सामने रखें तो ये अपोजिशन है। अपोजिशन चाहे वो पीपल पार्टी के करप्ट लोग हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून के करप्ट लोग हैं, अगर ये लूटने वाले लोग पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर और सेनेटर्स बैठे हुए हैं, तो आप ये सोचे पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? कैसे तरक्की करेगा, यकीनी तौर पे। एक और कॉलर भी मौजूद हैं, उनको भी शरीक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, शाहीन साहब, जी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। ये पाकिस्तान, हाँ जी, ये पाकिस्तान के सिलसिले में ये है कि पाकिस्तान की अपोजिशन है ही नहीं है। इस सारी जमातें अपोजिशन की जमातें हैं। रूलिंग पार्टी का एक ग्रुप है जो फौज की छतर छाया में होता है, वो लोगों को इधर से उधर लेके जाते हैं। नवाज शरीफ को भी वही लेके आए थे, नवाज शरीफ को निकाला भी उन्होंने है, इमरान खान साहब भी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। अब अगर आप मरियम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर वो बात होगी तो शहबाज शरीफ से होगी। शहबाज शरीफ उनकी गोद में जाके बैठेंगे, मरियम तो जो है वो तो नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए, आपने अपनी राय का इजहार किया। करम इलाही गोंदल साहब, इब्तदाइये में एक बात का मैंने जिक्र किया और बहुत से हल्के चूँकि उस हवाले से जिक्र कर भी रहे हैं कि इतना टफ टाइम और इतनी मुश्किलात हुकूमत के लिए अपोजिशन ने या अपोजिशन जमातों ने खड़ी नहीं की, जितनी खुद हुकूमती शख्सियात, हुकूमती वज़रा और पार्टी के अंदर से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में हमने देखा डॉक्टर शीरी मिज़ारी साहिबा का भी एक बयान आया, उन्होंने वज़ारत ख़ारजा जो है, दफ्तर ख़ारजा, उस हवाले से काफ़ी तनकीद की और उन्हें कहा कि ये जो वज़ीर आज़म ने जो कोशिशें की हैं कश्मीर के लिए ख़ास तौर पे, वो दफ्तर ख़ारजा उसको नाकाम बना रहा है। तो ये क्या वजह है इनकी पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात और ख़ास तौर पर ये जो बयान सामने आया? देखिए, इस पर जो है वो मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है जी, कि
आप ये देखेंगे कि ये पहली हुकूमत है या पहली पार्टी है जो बरसे इख्तिदार आई, इसके दौर में अगर कोई कमीशन बना तो उसकी रिपोर्ट सामने आई, कोई इंक्वायरी कमेटी बनी तो उसकी रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले कोई एक मिसाल दीजिए कि किसी हुकूमत के दौर में किसी पार्टी की हुकूमत रही और कोई बड़ा मामला हुआ और उस पर कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट सामने आई हो। और ये पहली हुकूमत है कि जिसमें एक दूसरे से जो इख्तिलाफात हैं वज़रा की सतह पे या पार्टी लीडरशिप की सतह पे, वो भी उन पे भी डिबेट होती है। तो ये तो मैं तो इसको जो है वो समझता हूँ कि ये तो मस्बत जो है वो इशारे हैं कि पाकिस्तान में भी कम अज कम इख्तिलाफ राय सामने तो आता है, उस पर डिबेट होती है। बाकी रही वजारत खारजा या कश्मीर, तो वजीर आजम ने जो कोशिशें की वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन जिस हवाले से वजीर खारजा या वजारत खारजा ने जो बयान दिए हैं तो वो तो दुरुस्त हैं, वो तो हक़ाइक़ के मुताबिक हैं और उसका रिजल्ट आपने अभी देख लिया। वजीर खारजा ने तो बहुत पहले जो है वो जो बात की थी या वजारत खारजा ने की थी, तो अभी चंद दिन पहले ये यूएई ने क्या फैसला किया है उसके हवाले से सऊदी अरब जो है वो ऑन बोर्ड है। क्या मुझे और आपको और मीर इकराम साहब को और बाकी लोगों को पता नहीं है कि सऊदी अरब की इजाजत और आशीर्वाद के बगैर गल्फ रीजन की जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो तो कोई फैसला कर ही नहीं सकते। किसी ने करने की कोशिश की तो उसका हाल तो खतर वाला हुआ था जी। तो इस हवाले से जो है वो कोई गलत बात नहीं है कि अगर इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय होना चाहिए, सामने आना चाहिए, इसी से तो डिबेट होती है और इसी से तो जो है वो करेक्शन का मौका मिलता है। जी करम, अच्छा एक कॉल है, उनको भी कॉलर को शरीक कर देते हैं, फिर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम। जी शाहीन क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो मैं भी एक्चुअली वो जो आप पहले बात कर रहे थे ना उसकी अपना पैलेस्टाइन और यूएई की और उसकी, आपको मैं एक बात बताऊं प्लीज। वो जो साहब थे जाफर साहब, वो बड़ा उसकी लाइट सी वो दे रहे थे एनालिसिस। बात ये है सिर्फ कि जब तक अमेरिका के कंट्रोल में हम सब मुसलमान रहेंगे वो करवाएगा जो उनको सूट करता है। ये बातें भूल जाएंगे सऊदी अरब खड़ा होगा या कि उसके दरमियान में उसका जो है आप कह रहे थे कि शायद उसकी कोनाइबंस है, वो 100% उसकी मर्जी से है और उसको कोई जो है वो बुश अपना ट्रंप ने कहा होगा कि ये तुम काम करो। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी से में मीर इकराम साहब, ये जो हुकूमत की अंदरूनी मुश्किलात हैं, जैसे करमलाई गोंदल साहब ने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि इख्तलाफात यकीनी तौर पे इस बात का इजहार है कि एक जमहूरी कल्चर परवान चढ़ा है पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर। तो आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे ये यकीनी तौर पे एक अच्छा साइन तो है, लेकिन पब्लिकली आके इस तरह का बयान दे देना जो ख़ुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है उसके एक इदारे के ऊपर, आप कैसे देखते हैं इसको? मीर इकराम साहब शायद हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी आप फरमाइएगा। अच्छा, हुकूमत को ना बहुत जिसको कहते हैं कि बुर्दबारी का सबूत भी देना पड़ता है। जब अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया है खिदमत का अपनी मुल्क की अवाम का, तो उनकी मुल्क की अवाम में उनके सियासी मुखालिफ भी शामिल हैं। सिर्फ अपने वोटर, सिर्फ अपने MNA MPs के बंदे उनके जिम्मेदारी नहीं है। जो उनका मुखालिफ है, जिसने उनके मुखालफत की है, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत को ये बात समझने की जरूरत है कि हुकूमत इतनी में काफी सारे लोग हुकूमत में ऐसे शामिल हैं जो इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है कि अगर मैं एक हल्के का MNA MPA बन गया हूँ या मैं एक मुल्क का वजीर आजम बन गया हूँ, वजीर आला बन गया हूँ, तो मैं पूरे हल्के का हूँ। तो मुझे तो उसका भी हाल पूछना है जिसने मेरी मुखालफत की। क्योंकि यकीनी तौर पर मीर इकराम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। करमलाई गोंदल साहब आप भी हमारे साथ शरीक रहे और आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है सिग्नेचर टॉक का। आज जो हमने गुफ्तगू की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप प्रोग्राम देख सकते हैं स्काई 755 और वर्जन मीडिया 839 पर। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।